बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स है, उसको किसी कमोडिटी की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास आता है अपनी रिक्वेस्ट लेकर। तो बैंक उसके साथ बैंक अगर मुराबाहा का मामला करता है, तो हम उसको कहते हैं एमपीओ, मुराबाहा टू परचेज ऑर्डर। ये परचेज की रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट की तरफ से कि क्लाइंट को मुराबाहा कर दिया जाए। तो सबसे पहले, अगर एक बड़े लेवल के ऊपर मुराबाहा है जिसमें हम डिफरेंट किस्म की चीज़ों को फॉर अ लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले बात होती है कि मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हो जाता है क्लाइंट और बैंक के दरमियान में कि आपको क्या-क्या चीज़ें खरीदनी है और उसकी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, या इन चीज़ों से मुताल्लिक प्रॉफिट कितने परसेंट बैंक लेगा और क्या-क्या चीज़ें लेंगे और कितने अरसे में लेंगे। इसके बाद दरमियान में बैंक और उसके दरमियान में एक मास्टर मुराबाहा एग्रीमेंट हो जाता है। फिर क्लाइंट से अंडरटेकिंग ली जाती है कि भाई आप अंडरटेकिंग दें कि आप इस चीज़ों को अगर बैंक खरीदेगा आपके लिए, ठीक है, खुद ओनर बनेगा, अपने रिस्क में चीज़ को लेकर आएगा, तो आप इनकार नहीं करेंगे बल्कि आप उसको खरीदेंगे बैंक से। वो अंडरटेकिंग दे देता है। फिर बैंक बजाय ये कि अगर डिफरेंट किस्म के मैंने अर्ज़ किया आइटम्स चाहिए, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है कंस्ट्रक्ट करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है। इसमें उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक लाइब्रेरी से लेकर, लैब से लेकर, क्लासरूम से लेकर, ऑफ़िसेज़ से लेकर और व्हीकल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है बैंक हर चीज़ को नहीं समझता और क्लाइंट की हर रिक्वेस्ट को जाके खुद पूरा नहीं करेगा, इतना स्टाफ उसके पास नहीं है और ना उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है, तो वो क्लाइंट ही को एजेंट बना देता है। तो क्लाइंट एजेंट बनकर बैंक के बिहाफ़ के ऊपर इन चीज़ों को ढूँढता है, तलाश करता है बैंक के लिए, और फिर बैंक इन चीज़ों को खरीदता है। जब बैंक इन चीज़ों को खरीद लेता है तो खुद ओनर बन जाता है, ठीक है? खुद ओनर बन जाता है और अब ओनर बनने के बाद बैंक जो है इन चीज़ों इस जो चीज़ क्लाइंट ने एज़ एजेंट बैंक के लिए खरीदी है, तो बैंक उसको एक प्रॉफिट लंप सम या परसेंटेज या बेंचमार्क के साथ जो उसके साथ तय होता है, उसको क्लाइंट को बेच देता है। इस तरह उस चीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बैंक से उस क्लाइंट की तरफ। तो ये 5वां स्टेप है मुराबाहा सेल एग्रीमेंट बिटवीन आईबी एंड क्लाइंट। ये सिंपल सिंपल वर्ड में हम इसको बोलें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन इस्लामिक बैंक्स एंड क्लाइंट। ऑफर एक्सेप्टेंस होती है कि क्लाइंट कहता है मैं खरीदता हूँ, बैंक कहता है मैं बेचता हूँ। अब किसी भी तरीके से हो सकती है, कॉल पर भी हो सकती है, मैसेज के थ्रू हो सकती है, एसएमएस के थ्रू हो सकती है, पेपर साइन करने के अंदाज में भी हो सकती है, जो भी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट इट इज़ मस्ट। जब तक ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो बैंक की ओनरशिप से निकलकर वो क्लाइंट की ओनरशिप में नहीं जाएगी। जब तक ओनरशिप में नहीं जाएगी तो रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम इसके स्टेप्स को देखते हैं कि क्या बनते हैं। नंबर 1 स्टेप, मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ये ओवरऑल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है बैंक के और क्लाइंट के दरमियान में, जिसमें अ, मुराबाहा और सब मुराबाहा किन-किन चीज़ों के ऊपर क्या-क्या किन टर्म कंडीशन के साथ मुराबाहा होगा, ये सब चीज़ें तय कर ली जाती हैं। इसमें क्लाइंट एग्री करता है कि चीज़ों को वक़्तन-फ़वक़्तन खरीदता रहेगा और बैंक भी कहता है कि ठीक है, मैं वक़्तन-फ़वक़्तन जो आपको चीज़ें चाहिए मैं आपको बेचता रहूँगा और इस प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ मैं आपको चीज़ें देता रहूँगा। बैंक सिक्योरिटी की बात भी कर लेता है कि अब मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखवा दें, मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखवाएँ। मसलन एक शख़्स जो है 50 करोड़ का मुराबाहा करता है डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर, तो अब ऑब्वियसली बैंक को, और वक़्तन-फ़वक़्तन कर रहा है। कभी उसने गाड़ी खरीद ली 20 लाख की, और कभी जो है वो लैब का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, कभी लाइब्रेरी के लिए बुक ले ली, कभी क्या ले ली, कभी 50 करोड़ हो गए, कभी 70 करोड़ हो गए, जो भी है। तो उसकी एक लिमिट भी तय हो जाती है, कितने लिमिट तक जाएँगे। और अलबत्ता इन सब के लिए बैंक क्या करता है, इसके पास सिक्योरिटी रख लेता है अपनी, कोई चीज़ अपने पास एज़ अ सिक्योरिटी रखता है। कि डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में बैंक उसको सेल आउट करने के बाद उससे अपने लॉसेस को पूरा कर ले। और यहीं पर एक बेंचमार्क भी सेट हो जाता है। मैंने कहा कि लमसम में भी मुराबाहा हो सकता है कि कहें कि भाई मसलन 9 लाख की एक चीज़ है, 1 लाख रुपए प्रॉफ़िट ले रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि जितने की चीज़ हो, अभी तो नहीं पता होता आम तौर पे वो कितने की है। तो जितने की चीज़ होगी उसके ऊपर इतना परसेंट प्रॉफ़िट लेंगे, 5%, 10%, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ ले सकते हैं। मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि भाई जो
जो फर्नीचर से मुतालिक वुडन आइटम होंगे उसके ऊपर हम 10% ले लेंगे, जो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक आइटम होंगे 20% ले लेंगे, जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उससे मुतालिक आइटम होंगे उसको 5% ले लेंगे, जो भी है। जिस कदर बैंकर इसमें चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होगा, तो उसके एतबार से उसको तय कर सकते हैं। अच्छा, और कोई बेंचमार्क भी सेट कर सकते हैं। इस बेंचमार्क की तफसील मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। सेकंड स्टेप में हमने कहा था अंडरटेकिंग फ्रॉम द क्लाइंट होता है। क्लाइंट यहाँ पे वादा करता है कि वो परचेज़ करेगा चीज़ों को, उसकी रिक्वेस्ट बैंक को देता है कि बैंक उस क्लाइंट के लिए उन चीज़ों को खरीद ले। अगर क्लाइंट बैक आउट करता है तो बैंक इन चीज़ों को बेचने के लिए जाता है, जो नुकसानात होते हैं फिर वो क्लाइंट की जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है, बैंक उससे जो है वो रिकवर कर लेता है। और इस सूरत के अंदर इस्लामी बैंक सिर्फ़ उस जो जो अकाउंटिंग लॉस है, उस उसको इसके सिक्योरिटी डिपॉज़िट में से ले सकता है। अलबत्ता जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, वो इससे मुतालबा नहीं कर सकता। कि अगर मैं किसी और को बेचता और इतने अरसे मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास इतने पैसे हो जाते तो इस इसकी गुंजाइश नहीं। हमने कहा तीसरे स्टेप के अंदर एक एजेंसी एग्रीमेंट हो जाता है, जिसमें बैंक क्लाइंट को जो है अपना एजेंट बना देता है और वो बैंक के बिहाफ़ के ऊपर चीज़ों को खरीदता है। यहाँ पर बैंक एजेंट चाहे तो अपने फ़ी भी चार्ज कर सकता है, ताकि बिल्कुल इस स्टेटस उसका बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए क्लाइंट से, कि वो बैंक का एजेंट है, वो बोले मुझे इसके सर्विस चार्जेज़ दें मुझे और मैं इन चीज़ों को ढूँढूँगा, तलाश करूँगा या सप्लायर के पास जाऊँगा, इसके मुझे आप पैसे दें, तो उसका मुतालबा भी कर सकता है और उसकी पेमेंट भी जायज़ होगी। ये गोया कि एक एतबार से इजारा का एक एग्रीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद अब परचेज़िंग होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि सप्लायर शुड बी अ थर्ड पार्टी, क्लाइंट मस्ट नॉट परचेज़ हिज़ ओन गुड्स। मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, वो अपनी ही चीज़ें ना खरीद रहा हो। अपनी गाड़ी, अपना ही फर्नीचर उसके पास था, उसी को जाके बैंक से बोले कि मैं मुराबा करना, खुद ही अपनी चीज़ें लेके खरीद ले, तो बैंक उसको कन्फर्म करना पड़ेगा कि अपनी चीज़ तो नहीं बेच रहा है, यहाँ पर बेईना हो जाएगा जो कि जायज़ नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि बैंक उस चीज़ का ओनर बने। ये वेरी इंपॉर्टेंट, खुद ओनर बनेगा तो उसकी ओनरशिप आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो लिहाज़ा एजेंट जो चीज़ खरीद रहा है वो बैंक के ब्याह पे खरीद रहा है, बैंक उसका ओनर बनेगा। लिहाज़ा बैंक जब ओनर बनता है और खुदा ना ख़ास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाती है और चीज़ ज़ाया हो जाती है, मसलन किसी गाड़ी को उस शख़्स ने खरीदा था, एक्चुअल तो वो अपने लिए चाह रहा था खरीदना, लेकिन पहले बैंक की ओनरशिप में जाएगी और वो गाड़ी किसी और मसलन बाहर से मँगवाई है, किसी और शहर से आ रही है या किसी शोरूम में देखी और बैंक ने उसको ऑफर एक्सेप्टेंस सप्लायर के साथ करने पे हो गया मामला और बैंक ये कहता है कि अच्छा ठीक है, ये गाड़ी फला पॉइंट पर पहुँचा दें। एजेंट ही को कहा कि आप ये गाड़ी फला पॉइंट पे पहुँचा दें। वो एजेंट ही वो गाड़ी उसको फला पॉइंट तक पहुँचा रहा है, खुद ला रहा है या किसी और सोर्स से लेकर आ रहा है और बीच में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, जिसके अंदर क्लाइंट एज़ एजेंट उसकी जो है कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, तो ये लॉसेस बैंक बेयर करेगा। इसलिए कि बैंक ओनर है, जो ओनर है वही लॉसेस को बेयर करेगा, ठीक है? इस मौके पर मैंने अर्ज़ किया कि ये क्लाइंट जो है अपने चार्जेज़ भी बैंक से ले सकता है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे इसके पैसे दें। 5वाँ स्टेप क्या है? This document establishes the actual sale transaction between Islamic banks and the client. ये असल स्टेप है जो कि असल है, अलबत्ता बाकी की चीज़ें महज़ उसकी जो है वो उसकी तफ़सील थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इससे पहले कि जो ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो जाए बैंक की और क्लाइंट की, क्लाइंट उस चीज़ को, किसी कमोडिटी को कंज़्यूम नहीं कर सकता। अगर उसने कंज़्यूम कर लिया, तो फिर वो चीज़ अपनी असल हालत में बाकी नहीं रही। असल हालत में बाकी नहीं रही, तो फिर उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ का मुराबा जायज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक शख़्स कहता है कि भई मुझे जो इतना टन गन्ना चाहिए, ठीक है? इतना टन गन्ना चाहिए, मसलन कहता है 10 टन गन्ना चाहिए, प्राइस फ़िक्स हो जाती है, जितने की है, उसके ऊपर प्रॉफ़िट भी क्लियर हो जाता है, सही है? अब एजेंट ने वो चीज़ खरीदी, बैंक की ओनरशिप में चली गई और वो चीज़ गन्ना बैंक में नहीं आएगा। वो
वो गन्ना जो है इसकी फैक्ट्री में आ गया, और फैक्ट्री में आने के बाद उसको ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, उसने क्या कर दिया, उस गन्ने को उस मशीन में डाल दिया, इवन ट्रक से उतरते ही मशीन में डाल दिया, और उतनी देर में गन्ना कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद ये कॉल करता है कि भाई वो गन्ना जो है का जो जो मैंने आपके लिए खरीदा है बैंक के लिए, उसका मुराबा कर लें, जो ऑफर एक्सेप्टेंस कर लें। तो अब जो ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है वो ऐसी चीज़ के ऊपर हो रही है जो अपने वजूद को खो चुकी है, अपनी स्टेट को बदल चुकी है। तो इसके ऊपर मुराबा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसी तरह जो क्लाइंट है इसको अपनी चीज़ समझकर, एज़ ए एजेंट उससे बैंक के लिए खरीदे, इसको अपनी चीज़ समझकर कंज़्यूम ना करे। ऐसे हालत में ना पहुँचा दे कि ये अपनी स्टेट को वो खत्म कर दे, तो उसके ऊपर मुराबा जायज़ नहीं होगा। तो लिहाज़ा फ़ौरन ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और इस मैंने अर्ज़ किया कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जाके कागज़ात के ऊपर साइन ही हो, बल्कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर भी हो सकती है कि हमने जो एमएम मास्टर मुराबा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर या किसी भी स्टेप के ऊपर जो चीज़ हमने डिसाइड की थी, उस टर्म कंडीशन के ऊपर, उस प्रॉफिट रेट के ऊपर भाई मैं इसको मैं लेना चाहता हूँ। तो करेगा ठीक है, हम आपको देते हैं, तो ऑफ़र हो गई। बाकी सिग्नेचर बाद में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो सिग्नेचर जो एक एतबार से लीगल रिक्वायरमेंट तो हो सकती है, लेकिन वो शरिया रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि हो। और ये भी हो सकता है कि सिग्नेचर कर दिए, इस तरह से भी बात एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर बैंक इसको भी कन्फर्म करे कि एजेंट ने वो चीज़ खरीद भी ली कि नहीं खरीदी, खरीदने के बाद कंज़्यूम तो नहीं कर ली। और इस्लामिक बैंक्स मस्ट एंश्योर क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉस्ट वगैरह इसको मालूम करे कि भाई इतने ही की लिए कि नहीं है। क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी कम है तो ऑब्वियसली मुराबा वो कम का होगा, ज़्यादा है तो उसका होगा, या क्वालिटी में कुछ कमती जाती है तो प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसको कन्फर्म कर ले। परचेज़ एविडेंस भी यहाँ पर एहतियातन देख ले, मालूम कर ले कि भाई इसकी इनवॉइसेज़ हैं, बिल्स हैं, सेल्स इनवॉइसेज़ वगैरह, इन सब चीज़ों को भी इसको एहतियातन देख ले। ये मतलब ये मुराबाह की रिक्वायरमेंट तो नहीं है फ़ी नफ़्सी, लेकिन ये एहतियात एहतियात इसके अंदर शामिल है, ताकि बस श्योर हो जाए कि ये चीज़ खरीद ली गई है और बैंक की ओनरशिप में आ गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट चार्जेज़ एंड लेबर वेजेस जो कि डायरेक्ट हों, और कॉस्ट ऑफ गुड डज़ नॉट इंक्लूड सैलरीज़ ऑफ ऑफिस एम्प्लॉइज़ एंड यूटिलिटी बिल एटसेट्रा, ये इनडायरेक्ट हैं। Islamic banks and client enter into मुराबाहा सेल एग्रीमेंट बाय क्लियर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये बहुत जरूरी है, क्लियर ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इस्लामिक बैंक्स मस्ट नॉट इस्लामिक बैंक मस्ट नोट डेट एंड टाइम ऑफ दिस मुराबाहा एग्रीमेंट। इसका डेट एंड टाइम जरूर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट एंड टाइम अगर नोट नहीं किया और उसके अंदर फर्क आ गया, तो फिर मुराबाहा की जो 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 ट्रांजैक्शन है ये गलत हो सकती है। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एग्रीमेंट ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द क्लाइंट। अब ये जो है, अगर ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती है इन एहतियातों के साथ, तो फिर ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी क्लाइंट की तरफ। तो ये वो प्रोसेस है 5 जो कि बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।